गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आज है संडे। तो आज मेरा प्लान था देर तक सोने का, लेकिन आज 7:30 बजे के आसपास एक ऑर्डर आया। उसे तैयार किया, जैसे बाहर निकली हूँ तैयार करके, उस टाइम पर राइडर आ गया था, तो अब बात कंप्लीट हो नहीं पाई। तो उसके बाद पता है, मतलब 1 घंटे से ऊपर हो चुका है इस ऑर्डर को, और राइडर अब जाकर आया है। इसीलिए मैंने बात कट कर दी थी, क्योंकि वो आ गए थे। मतलब यार, खाने की क्या ऐसी तैसी हो गई होगी, आप खुद सोच सकते हो। 1 घंटे पहले जो चीज़ बन के तैयार है वो ठंडी हो गई होगी, और ठंडी का मौसम वैसे ही स्टार्ट हो चुका है। और ऊपर से ना ये राइडर्स ना मोस्टली बैग के बिना होते हैं, यूनिफॉर्म के बिना होते हैं ना, तो इनको पहचानना भी मुश्किल है। मेरे घर के आगे से 2-3 बार चक्कर लगा लिया है, लेकिन अब मैं कैसे रोक लूँ कि आप जोमेटो पे हो, यूनिफॉर्म में होते या बैग होता। तो एक बार को मैं रोकती कि भैया जोमेटो ऑर्डर, तो शायद हो सकता है कि वो रुक जाते, लेकिन फाइनली चला गया ऑर्डर। और अभी वाला जो ऑर्डर था वो इडली और अप्पे का था। ये हमारी पुरानी कस्टमर है, इनका ये तीसरा ऑर्डर था। इससे पहले इन्होंने 2 प्लेट ऑर्डर किया था काफ़ी टाइम पहले, 200 के अप्रॉक्स था वो ऑर्डर। उसके बाद फिर उन्होंने, उनका सेकंड ऑर्डर रहता है 400 का, क्योंकि उसमें ऑफ़र चला रखा था मैंने कि 350 पर एक पिज़्ज़ा फ्री है। तो इसीलिए उन्होंने 400 का ऑर्डर किया था, साथ में उनको एक पिज़्ज़ा हमने फ्री दिया था। और आज ही उनका थर्ड ऑर्डर है, तो मैंने वो दे दिया तैयार करके। बस ठंडा ही पहुँचेगा, अब गर्म कहाँ से होगा। ऊपर से हम लोग इसको पैक करते हैं ना, सील करते हैं टेप लगा के, तो ऐसा कोई चांस भी नहीं है कि मैं उसे गर्म कर दूँ। एनीवेज़ गाइस, और आज संडे को जो वीडियो जानी थी वो मैंने अभी तक एडिट नहीं किया। कल मैं वहाँ से आके बहुत सारे काम थे, मैं उसी में थक गई थी, तो एडिट करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। और ठंड बढ़ रही है ना, तो अब नींद ज़्यादा आने लग गया, तो मैं भी रात में फिर सो गई थी। और फ़िलहाल के लिए बस अब मैं थोड़ा-सा बैठ के वीडियो एडिट कर लेती हूँ। थायराइड वाली मेडिसिन अभी खाई है, तो अभी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कुछ करना है नहीं। और आज संडे है, तो मैं आराम से काम करूँगी। मुझे कोई जल्दबाज़ी नहीं है कि सुबह-सुबह घर के काम ख़त्म कर लो। नहीं यार, पूरे हफ़्ते काम होता है, एक दिन थोड़ा-सा अपने हिसाब से चिल मार के काम करूँगी। तो गाइस, जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना और नीचे प्यारे-प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। हेलो गाइस, तो पता है क्या हुआ? वो जो सुबह 2 ऑर्डर्स आए थे ना, उसको डिलीवर करवा के मैं सो गई थी, और अब मैं उठी हूँ। अब बज रहे हैं दोपहर के 1, मतलब 9-10 बजे के आसपास सोई, 9 बजे के आसपास सोई हूँ। नहीं, 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 नहीं। हाँ, उसके बाद मैंने अपनी वीडियो एडिट की है, जो आज मतलब संडे को आपको शाम को 5 बजे मिल गई होगी। वो वीडियो एडिट किया, उसके बाद मैं सो गई हूँ। फिर उठी हूँ अभी, जब 1 बज के 5 मिनट या 7 मिनट हो रहा था। फिर मतलब मैंने कहा चलो व्लॉग तो अब क्या ही बनेगा। और हाँ, आज मैं सोच रही हूँ आज मैं व्लॉग ना बनाऊँ। आज ना मैं आप लोगों के क्वेश्चंस नोट कर रही हूँ। सारे क्वेश्चन मैं एक जगह लिखती जा रही हूँ, और रात में जब मैं फ्री बैठूँगी ना, आराम से सबके सोने के बाद, थोड़ा सन्नाटा होता है, शांति होती है, तो उस टाइम पर ना मैं सारे के सारे आपके क्वेश्चन के उसी वीडियो में आंसर करूँगी। मतलब एक काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो हो जाएगी ये। तो जितने भी डाउट्स आपके होंगे, क्योंकि एक-एक को कमेंट करना, थोड़ा-सा कमेंट का रिप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से घर के भी काम है, ऊपर से बच्चा भी है, ऊपर से फिर क्लाउड किचन की भी कई सारी चीज़ें स्टॉक आउट होती है, तो मुझे वो भी अरेंज करनी है। कई बार कई चीज़ें ख़त्म हो रही होती है, मुझे बनानी होती है, तो उसमें बहुत टाइम लग जा रहा है, और मैं सबके रिप्लाईज़ नहीं दे पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि वीकली मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन्स नोट करती रहूँगी, और वीकली एक वीडियो बनाया करूँगी। या मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स होंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट होते हैं, तो मैं वो वीकली आप लोगों की के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया करूँगी, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके। और जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी गाइस, क्योंकि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई इसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, और एक ही अटेम्प्ट में मुझे फूड लाइसेंस और ज़ोमैटो पर रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो जितना मुझसे हेल्प हो पाएगा ना, मैं उतना हेल्प करूँगी आप लोगों के साथ में, आप लोगों की मतलब। और फ़िलहाल मैं जाती हूँ, मैंने नाश्ता अभी उठकर किया है, जा रही हूँ, जाके नहाती-धोती हूँ, लड्डू को नहला चुकी हूँ, उसे मैंने एग्स दिए हैं, वो एग्स खा रहा है बैठकर। और अब मैं जाके थोड़ा-सा खुद फ्रेश हो लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। 2,000 years later.
later. हेलो गाइस। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मंडे को आपके पास एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें जितने ज़्यादा आप लोगों के सवाल मैं कवर कर सकूँगी मैं करूँगी। और उसी के लिए मैं अभी बैठी हूँ। आज का दिन बहुत बिजी था। एक तो मैं सोकर लेट उठी हूँ, फिर बहुत सारे काम थे, उसके बाद फिर हम लोग शाम को चले गए थे। मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उनकी बर्थडे पार्टी थी, तो हम 7 बजे ही चले गए थे। और पहले मैं आपको टाइम दिखा दूँ, टाइम क्या हो रहा है। 3:43 हो रहा है टाइम इस टाइम पर अभी। और हम लोग 3 बजे आए थे। थोड़ा सा मुझे कुछ काम था, मैंने वो किया है। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे मटर कुलचे के मटर ख़त्म हो गए थे, तो वही मैंने सोक करने को जाने से पहले सोक कर दिए थे। अब आई हूँ तो मैंने उसे बॉईल करने को रखे थे, तो थोड़ा सा और 2-4 काम था, वो समेटा है। फिर मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस निकाले हैं कि आप लोगों ने मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, तो जितना मुझे मिला है, समझ आया है, मैंने वो नोट कर लिया डायरी में। और अब मैं इन सब के आंसर दूँगी। और अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं ना, तो प्लीज़ गाइस आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि ये आपने इसका सवाल का जवाब नहीं दिया है, मैं दे दूँगी, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं फूड लाइसेंस से। तो फूड लाइसेंस के लिए पहले तो आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, बैंक एक फ़ोटो चाहिए होता है, ठीक है। आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा और आपका फ़ोटो चलेगा। इनकी फ़ोटोज़ लेकर आपको रखनी होती है अपने फ़ोन में, ठीक है। ये हो गया। फूड लाइसेंस अप्लाई कैसे करना है, तो फूड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए मैंने किसी एजेंट से बात नहीं की थी। आप चाहो तो आप एजेंट के पास जा सकते हो, लेकिन एजेंट जो होते हैं वो 3,000 4,000 चार्ज पे करते हैं। तो उससे बेटर है कि आप खुद से कर लो। 100 रुपये लगते हैं मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 100 रुपये लगते हैं, और उसमें ईज़िली आप खुद से कर लेते हो और उसमें बहुत टाइम भी नहीं लगता है। तो अब आप बोलेंगे मुझे आता ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं है, तो गाइज़ मैंने भी नहीं किया था। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ है, आप देखो, थोड़ा-सा शांत होकर आराम से रिलैक्स होके देखो, 4-5 वीडियोज़ देख लो। नहीं समझ आता तो एक टेक्निकल भानु जी है, उसकी वीडियो देख लो, मैंने भी उसी की वीडियो देखी थी। और उससे मैंने ज़ोमैटो और फूड लाइसेंस दोनों के लिए अप्लाई किया और दोनों ईज़िली हो गया। ठीक है, तो पहले 3-4 वीडियोज़ आप देख लो, तसल्ली से देख लो क्या है, कैसे है, किस टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट लगा है, वो सब कुछ देख लो, समझ लो। उसके बाद टेक्निकल भानु जी की भी देख लो, क्योंकि जो टेक्निकल भानु जी है ना, बहुत ही हम लोगों की लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत मतलब वैसे नहीं होता, ज़्यादा ही क्या क्या बोलते हैं हम, ज़्यादा ही टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करता। हाँ, नाम टेक्निकल भानु जी है, लेकिन बहुत टेक्निकल नहीं, नॉर्मल हम लोगों की तरह ही बात करता है, तो मुझे तो ईज़िली समझ में आ गया था। वो देखा मैंने, तो मतलब वो देखा और फिर साथ-साथ मैं देखती भी जाती हूँ और साथ-साथ मैं अप्लाई भी करती हूँ, तो वो ईज़िली हो गया था। मैंने जब शाम को मैं बैठी थी अप्लाई करने के लिए, और रात में मेरे पास उनका एक मेल आ गया था, रजिस्ट्रेशन मेल, जिसमें ये था कि आपने अप्लाई किया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। और उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे फूड लाइसेंस का नहीं, मॉर्निंग नहीं, अगले दिन शाम को मुझे फूड लाइसेंस का मेल आ गया था कि ये आपका फूड लाइसेंस है, ये फूड लाइसेंस नंबर है, आपका रेस्टोरेंट का नाम ये है, आप ओनर का नाम ये एड्रेस है, सब कुछ उसमें सब कुछ आ गया था। मतलब 1 दिन में, आज मैंने अप्लाई किया, नेक्स्ट डे मुझे मेरे पास मेरा फूड लाइसेंस था। इतना कम टाइम लगता है। और कितने रुपए लगते हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है 100 रुपये की बस। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो फूड लाइसेंस जिसके नाम होता है ना, वही ओनर होता है रेस्टोरेंट का। ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी के नाम से क्या मैंने फूड लाइसेंस बनवाया है और ओनर मैं बनना चाहती हूँ, नहीं। जो ओनर होगा उसी के नाम का फूड लाइसेंस भी होगा। तो ऐसा मत कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड के नाम फूड लाइसेंस बनवा लिया और मैं खुद वो बनना चाहती हूँ, ओनर बनना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। जिसके नाम का फूड लाइसेंस होगा वही ओनर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ोमैटो पे कैसे अप्लाई किया, सेम वही प्रोसेस था। ज़ोमैटो में मुझे 2 दिन लगे थे, क्योंकि उसमें वेरिफ़िकेशन चलती है, इसकी वजह से, ठीक है। और ज़ोमैटो पे अप्लाई करने से पहले आपको मेन्यू बनाना होता है। मेन्यू में आपको आपके जो आप रेस्टोरेंट में जो-जो चीज़ें खाने के आइटम्स रखेंगे ना, वो और उनके प्राइस दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मेन्यू कैसे बनेगा, उसके लिए कैनवा करके एक ऐप आती है, उसमें आप सर्च में जाएँगे ना, सर्च में आप डालेंगे मेन्यू, तो उनके पास बहुत सारे फॉर्मेट हैं मेन्यू के। आप उसमें से चूज़ कर लो जो फ़ॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है, उसमें जो फूड आइटम है उनको हटा दो, जो प्राइस है वो हटा दो और अपने वाले ऐड कर दो, अपने हिसाब से वो कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन, ज़ोमैटो पे कैसे अप्लाई करना है और फूड लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई किया है मैंने। 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया। और
कितने दिन में आ गया था वो भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने कवर कर लिया। फूड लाइसेंस बनाते हैं तो क्या कोई घर पे विज़िट करने आता है या कोई आपके रेस्टोरेंट विज़िट करने आता है? नहीं गाइस, कोई नहीं आता। ना फूड लाइसेंस बनवाते टाइम कोई आता है, ना ज़ोमैटोज़ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई करवाने कोई आता है, ना ही स्विगी पर। मतलब इन सब पे अगर हम अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपके घर पे विज़िट करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अब रेंट पर रहते हैं तो क्या क्लाउड किचन खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ, मेरा खुद का घर नहीं है ये, मैं रेंटेड हूँ। तो जब मैं खोल सकती हूँ तो आप लोग भी खोल सकते हैं। बस ये है, मैं आपको इसका बता देती हूँ कि मैंने कैसे खोला है। देखो मेरा जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे ना, मेरी शादी से पहले वो गुम हो गए थे। फिर शादी हो गई, मैंने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आने में टाइम लगता है ना उस चीज़ को, तो मैं शादी होके यहाँ आ गई थी, यूपी आ गई थी। तो मेरे पापा के मुँह से भी निकल गया, जो वो आते हैं ना वो लोग वेरिफ़िकेशन के लिए, वो देने के लिए आते हैं। मेरे पापा ने बोल दिया उसकी तो शादी होगी, चली गई। तो मेरी एक उम्मीद थी कि वो वहाँ से मेरा एक आईडी बनेगा, तो वो भी ख़त्म हो गई उम्मीद। फिर जब मैं शादी होके मेरी यहाँ पर आई तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मेरे इन-लॉज़ के यहाँ के बनवाने पड़े, यानी कि उन्नाव के। और मैं अभी कहाँ करंटली मैं कहाँ रहती हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ। तो मेरे पास लखनऊ की कोई भी आईडी नहीं थी इतने सालों से। मेरी सारी आईडी उन्नाव की थी। फिर मैं इस घर में रेंटेड हूँ शायद 5 या 6 साल से मैं इस घर पे रेंटेड हूँ। और मैंने इस एड्रेस पर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया। बैंक अकाउंट में हमने मैनेजर से बात की थी, जो वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनसे बात की थी। मैंने उनको कहा था मेरे पास एक परमानेंट आईडी है, लेकिन मैं रेंटेड हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ रहती हूँ, तो मुझे सब कुछ इसी एड्रेस पर चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन लिखने को कहा था कि आप एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें ये होना चाहिए कि आपका परमानेंट एड्रेस ये है। परमानेंट एड्रेस का आईडी मैंने दिया था। और मैं यहाँ रहती हूँ, तो मतलब एक होता है ना 2 एड्रेस आपको देने पड़ते हैं। तो एक एड्रेस में मैंने जो परमानेंट है वो वहाँ का दिया था, और जिस पे मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए या मैं जहाँ रहती हूँ वो उसमें यहाँ का एड्रेस डलवा रखा था। तो जब मेरे पास मतलब ऐसे मेरा बैंक अकाउंट खुल गया, और जब बैंक अकाउंट खुल गया तो आपको पासबुक मिल ही जाती है। पासबुक हो जाती है आपकी एड्रेस प्रूफ, ठीक है? ये हो गया था। उसी से मैंने फिर अपना आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करा लिया। आधार कार्ड में भी मेरा उन्नाव का एड्रेस था, मेरे इन-लॉज़ के यहाँ का। और उसके बाद जब मैं मतलब मेरा जो बैंक का हो गया ना कि एड्रेस यहाँ के से अकाउंट ओपन हो गया, तो मैंने उसी से बैंक की पासबुक से ही मैंने आधार में भी एड्रेस चेंज करा लिया। तो इन दोनों में एड्रेस चेंज हो गया था, तो मुझे ऐसा कोई भी रेंट एग्रीमेंट, कोई एनओसी या मैंने इस तरह का कोई भी कुछ भी बनाना नहीं पड़ा, ना ही मुझे कुछ देना पड़ा। सब कुछ इस एड्रेस से हो गया। मुझे कितना टाइम हो गया ओपन किए हुए? तो गाइस मुझे ओपन किए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मैंने 15 अक्टूबर से स्टार्ट किया अपना क्लाउड किचन, और अब शायद डेढ़ महीना हो रहा है मुझे अपना किचन ओपन किए हुए। थोड़ा-सा मुझे मोटिवेशन इसलिए मिल गया क्योंकि फर्स्ट डे नवरात्रे था जब मेरा क्लाउड किचन ओपन हुआ। 15 अक्टूबर को आप सब जानते हो नवरात्रि था, और नवरात्रों में आपको पता है कि नवरात्रि की थाली बहुत ज़्यादा बिकती है, सेल होती है। तो बस मैंने भी अपने मेन्यू में एकदम सेम डे ही मतलब प्लान कर लिया, नहीं आज ना वो रखेंगे, थाली रखेंगे नवरात्रि की। तो हम लोगों ने सुबह प्लान कर लिया था, और मुझे क्लाउड किचन खोलते-खोलते 1 बज गए थे, 12 या 1 बज गए थे, और खोलते के शायद आधे घंटे के अंदर से ही मुझे ऑर्डर आने लग गए थे। क्योंकि व्रत की थाली थी, डीलक्स थाली में मैंने काफ़ी सब चीज़ें रखी थी। मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग में, तभी आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो, रेटिंग ले सकते हो, और थोड़ा-सा मोटिवेशन आता है। जब एक भी ऑर्डर आता है ना, तो बहुत मोटिवेशन आ जाता है। तो ये हो गया। और पैकेजिंग की हम थोड़ी लास्ट में बात करेंगे। राइडर को कैसे पता चलता है कि हमारा ऑर्डर हमें ऑर्डर लेने कहाँ आना है? तो गाइज़ जब हम ज़ोमैटो पे रजिस्टर करते हैं ना, सारी फ़ॉर्मेलिटी हो जाती है, उसके बाद आपको एक मेल आता है कि आपको ज़ोमैटो पार्टनर ऐप, रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप डाउनलोड करना है। वो आप डाउनलोड करते हो, आपको आपका रेस्टोरेंट आईडी मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है, वो सब कुछ किया आपने। तो वो जब आपने ओपन किया तो उसके अंदर आपको ऑर्डर उसी में आते हैं, उसी ऐप में आपको ऑर्डर मिलेंगे। वैसे ही एक ऐप डिलीवरी पार्टनर को भी मिलती है, उनके पास एक ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर ऐप करके होता है। जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है ना, तो हमारे जो नियर बाय राइडर होता है ना, उसके पास वो ऑर्डर जाता है, और जब जाता है तो उसके पास भी कस्टमर की और हमारी डिटेल होती है कि हमको इस एड्रेस से, हमारे इस रेस्टोरेंट से, रेस्टोरेंट इस एड्रेस पर है, यहाँ जाकर ये ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं वो भी उनको मालूम होती है, कि ऑर्डर के अंदर क्या-क्या आइटम्स हैं वो उनको पता होता है।
और वो पिक करते हैं हमसे और उसके बाद कस्टमर का एड्रेस उनके पास होता है, कस्टमर के पास ड्रॉप करके आते हैं, डिलीवर करके आते हैं। तो उनके पास सब कुछ है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक। अगर नहीं कुछ एड्रेस में कुछ थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम होता है तो हमारा फ़ोन नंबर उनके पास होता है। जो जिस भी रेस्टोरेंट का ऑर्डर राइडर के पास आता है ना, तो उस रेस्टोरेंट की सारी डिटेल आती है, मतलब फ़ोन नंबर तक भी जाएगा। तो अगर वो उसे एड्रेस से प्रॉब्लम है तो वो फ़ोन करके मुझसे कन्फर्म कर सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि विज़िट करने कोई नहीं आता है, ना ज़ोमैटो से आता है, ना कोई फूड लाइसेंस के लिए चेक करने आता है, कोई नहीं आता है। लाइसेंस एजेंट से लाइसेंस मैंने खुद बनाया है, आप भी खुद बनाइए, एजेंट को 3-4 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत है ही नहीं। पैसे कैसे आते हैं? तो पैसे कैसे आते हैं? जब मैंने ऑर्डर अपना एक्सेप्ट किया, उसके बाद मैंने टाइम सेट किया कि इतना टाइम में प्रिपरेशन टाइम है, इतना टाइम लगेगा बना के पैक करने में। और जब वो हो गया, मैंने रेडी मार्क किया। उसके बाद डिलीवरी वाला जो राइडर जो बाहर खड़ा है, वो उसको लेगा, अपने बैग में रखेगा, अपने पास लेगा, वो पिकअप शो करेगा कि वो क्लिक करेगा कि पिकअप हो गया है, वो हो गया। उसके बाद फिर वो जाएगा कस्टमर के पास, जब कस्टमर के पास पहुँच जाएगा, तो वो वहाँ क्लिक करेगा कि हाँ, डिलीवर्ड कर दिया है। उसके बाद अगर वो कैश दे रहा है या वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं होगा। अगर उसने डिलीवर्ड शो कर दिया, मतलब वहाँ क्लिक कर दिया कि डिलीवर्ड है ये, तो उसके बाद वो जो ऑर्डर होता है ना, उसका जो पेमेंट होता है वो मेरे अकाउंट, मतलब मेरे ज़ोमैटो ऐप में शो होने लग जाएगा, ठीक है? वो वहाँ शो होगा। और इसमें ना ज़ोमैटो में या स्विगी में वीकली पेमेंट होती है। मंडे टू संडे की जो पेमेंट होगी ना, वो आपको मिलेगी वेडनेसडे, मतलब संडे के बाद जो अगला वेडनेसडे आएगा ना, उस पे मिलेगी। तो वो सारा ज़ोमैटो की उस ऐप में दिखेगा कि हाँ, इतने की पेमेंट की है, इतने की कस्टमर ने पेमेंट की है और ये आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगा। वो सब कुछ आपको उस ऐप में मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी कि उसका पैसा कैसे आएगा, उसने कैश दे दिया, मेरे पास पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, कुछ नहीं मतलब है आपको। राइडर ने डिलीवर्ड दिखा दिया, क्लिक कर दिया, बस मेरा काम ख़त्म, पैसे मुझे मिल जाएँगे, बस। राइडर को कैसे बताना होता है वो आपको बता चुकी हूँ, उनके पास भी एक ऐप होती है, उनको भी जैसे मुझे ऑर्डर आते हैं वैसे उनके पास भी ऑर्डर आता है डिलीवर्ड करने का, ठीक है। और क्या बचा? अब पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। मुझसे पूछा इडली सांभर की पैकेजिंग कैसे देते हो? तो मैंने प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं ना वो रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। तो पैकेजिंग के लिए देखो, इडली सांभर और चटनी होती है। मैंने मेन्यू में क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरी इडली जो है वो सूजी वाली है, उसके साथ मैं नारियल की चटनी और सब्ज़ी वाला सांभर दे रही हूँ। तो नारियल की चटनी इस वाले कंटेनर में मैं देती हूँ, सांभर मैं इस कंटेनर में देती हूँ, ठीक है? और इडली मैं इसमें देती हूँ, मतलब आप देख लो। इडली हो गया या अप्पे हो गया वो इस कंटेनर में जाते हैं, सांभर इसमें जाता है और ये चटनी के लिए ये है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपकी इडली फूटती नहीं, टूटती नहीं है, जैसी है वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि इडली बहुत सॉफ्ट होती है, आप सब जानते हैं, दबने से टूट सकती है। या आप चाहो तो आप इस तरह के जो फॉइल वाले कंटेनर्स होते हैं ना, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर भी ईज़िली आ जाती है। और ठीक है, तो इस तरह के कंटेनर्स आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आप, और ज़रूरी नहीं है कि मैं इस तरह के कंटेनर यूज़ करूँ, तो आपको भी करना है। मेरा था इतना बजट कि मैंने ये वाला लिया है, और मेरा कोई बहुत हाई बजट नहीं था कि मैं कुछ और लेती। तो मेरा जो बजट था उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये सही बैठे हैं, तो मैंने ये लिया है। आप चाहो तो आप नॉर्मल फॉइल वाला जो पैकेजिंग आता है ना, उसमें भी रख के दे सकते हो। मैंने कई रेस्टोरेंट को देखा है, वो ऐसे भी डिलीवर करते हैं। वो सांभर और चटनी भी वो पन्नियों में नहीं होता, क्या बोलते हैं उनको, पता नहीं, उन वो भी पैकेजिंग की शॉप पे आपको मिलेगी, उनमें वो ले सकते हो, रबर बैंड लगा के आप दे सकते हो, वो सस्ती पड़ती है। जैसे कि मुझे ये ₹2.5 का पर पीस पड़ा है, ये ₹3.5 का, शायद 3.5 या ₹4.5 का पड़ता है। और ये जो वाले जो हैं ये और महंगे पड़ते हैं, मुझे याद नहीं है। तो ये आपके अकॉर्डिंगली, आपकी जो नियरेस्ट मार्केट होगी उसके अकॉर्डिंगली होगा रेट, तो वो तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर मुझसे चाय और कॉफ़ी की पैकेजिंग के लिए पूछा था, तो गाइस मुझे अभी चाय और कॉफ़ी की पैकेजिंग के बारे में खुद भी नहीं मालूम था। आप लोगों ने पूछा, मैंने रिप्लाई किया, तो मुझे किसी का, मेरे सब्सक्राइबर का एक रिप्लाई आया कि उसके लिए अलग से फॉइल वाले पाउचेज़ आते हैं, वो आप ले सकते हो। केटल आती है, वो ले सकते हो। केटल मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने पाउच देखे, इसमें कैप लगी होती है, ठीक है। उसमें साथ में एक फ़ेनल मिलती है कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिससे मतलब ईज़िली उसे डाल सको, उस पाउच के अंदर आप कॉफ़ी या चाय डाल सको, तो वो मिलता है।
वो मैंने देखा है, उसका पिक्चर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने भी अभी ख़रीदा नहीं है वो, थोड़ा-सा महँगा पड़ रहा है वो। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा मैं चीज़ों को जब प्राइस और हाई करूँ तब मैं उसको रखूँ। फ़िलहाल मैं क्या करती हूँ कि नॉर्मल जो ग्लास होते हैं ना चाय-कॉफ़ी वाले, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, वो वाले ग्लास के ऊपर फ़ॉइल या फिर क्लीन रैप लगा के अच्छे से उसे सील कर देती हूँ, उसके ऊपर कैप लगा के फिर मैं डिलीवर करवाती हूँ। तो अभी तक तो मेरा यही वाला है क्योंकि बजट में है फ़िलहाल। वो पाउचेज़ मुझे शायद 10 या 15 रुपए के पड़ेंगे पर पीस, तो मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल मैं उसे अफ़ोर्ड कर सकती। लेकिन हाँ, वो मुझे बहुत सही लगे, आगे जाके मैं उसको ज़रूर यूज़ करूँगी अपने रेस्टोरेंट के लिए। और किसी ने मुझसे पूछा आलू के पराठे कैसे बनाते हो? तो गाइज़ आलू के पराठे के लिए अगर आलू फूट भी जा रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो वैसे भी उसे मैश करना है आलू को। तो अगर वो 2 सीटी एक्स्ट्रा भी लगती है या 2 वो मतलब पूरे बिखर रहे हैं, ठंडा कर लो, छिलका उतार लो, जितना भी उसका अंदर का जो आलू बचता है ना उसको रख लो अपने पास। मैं क्या करती हूँ, मैं हर दूसरे दिन आलू बॉयल करती हूँ क्योंकि मेरे पास आलू के पराठे का ठीक-ठाक ऑर्डर आ जाता है। तो मैं हर दूसरे दिन आलू बॉयल करती हूँ, उनको फ्रिज में रख लेती हूँ। बॉयल किया, ठंडे किए, फ्रिज में रख दिए। जब मेरे पास ऑर्डर आता है, मीडियम साइज़ का 1 आलू आपके 1 पराठे के लिए इनफ होता है, ठीक है? उसको पील किया और मैंने आलू का जो मसाला है, आपको मैंने शायद 1-2 दिन पहले बताया था कि मैं कैसे बनाती हूँ। वो बनाया आपने, वो बना के मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, वो 1 हफ्ते तक वो मसाला चलता है, ख़राब नहीं होता। आलू मैश किया, उसमें धनिया डाला, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दी और वो जो मैंने मसाला तैयार करके रखा है, उसको मैं मिक्स करती हूँ। उसमें नमक, मिर्चा, खट्टा-खुट्टा जो होता है सब कुछ डला होता है, तो मुझे कुछ और डालना नहीं है। आलू में वो 1 चम्मच मसाला डाला, हरा धनिया, हरी मिर्च डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया और पराठे में फ़िल करके दे दिया। और अगर आप बोलते हो कि उस मसाले की रेसिपी क्या है, मैं आपको वीडियो के थ्रू, एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूँगी। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी ना, मैं वीडियो बना दूँगी उसकी कि मैं कैसे बनाती हूँ आलू का पराठा, ठीक है? कितना टाइम हो गया आपको बता चुकी हूँ, 15 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था अपना। अब बात करते हैं कैंसलेशन की, मतलब जब आपका ऑर्डर कैंसल होता है, तब आपको क्या पेमेंट मिलता है? अ, मेरे साथ अभी तक क्या हुआ है, कॉल टाइम आउट, रिजेक्ट और कस्टमर नहीं मिला, ये 3 चीज़ें हुई हैं। टाइम आउट हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है, टाइम आउट सर्वर, उनका सर्वर इशू होता है या उनके साइड से, ज़ोमैटो वाली साइड से जब ऐसा टाइम आउट आता है ना, एकदम ऑर्डर चलते-चलते टाइम आउट हुआ, आपने तैयार भी नहीं किया और वो ऑर्डर गायब, कैंसल हो गया। तो आपने तो खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, ठीक है? लेकिन वो टाइम आउट गया है, अब कस्टमर की डिटेल नहीं आ रही है, कस्टमर का ऑर्डर नहीं शो कर रहा है, सिर्फ़ दिखा रहा है कि ऑर्डर कैंसल हो गया है और रीज़न है टाइम आउट। टाइम आउट आपके साइड से नहीं हुआ, टाइम आउट ज़ोमैटो की साइड से होता है। तो उसमें आपको, आप चाहे पूरा ऑर्डर तैयार कर चुके हो उस टाइम तक, लेकिन डिलीवरी के वाले राइडर के पास नहीं पहुँचा है ना वो, उसमें आपको पूरे पैसे, पूरे खाने के सिर्फ़ और सिर्फ़ 40% मिलेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है रिजेक्ट, ऑर्डर रिजेक्ट करना। ये आप खुद करते हो, मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, ऑर्डर रिजेक्ट किया। सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने मेन्यू में कुछ चीज़ें के ना स्टॉक आउट करना भूल जाते हैं। हमारे पास स्टॉक में है नहीं और उसे हमने आउट ऑफ स्टॉक दिखाना भूल गए और उसी चीज़ का ऑर्डर आ जाए आपको, तो आप क्या करोगे? आप एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते हो। एक्सेप्ट करोगे तो कस्टमर वेट करेगा कि मेरा ऑर्डर कब आएगा, डिलीवरी वाला आपके दरवाजे तक आ जाएगा कि भैया ऑर्डर दो, हम डिलीवर करवाएँ। तो इसमें क्या होता है, आपको मतलब वो ऑर्डर रिजेक्ट करना पड़ेगा। और अगर दिन में आप 3 ऑर्डर रिजेक्ट कर दे 2 या 3 ऑर्डर रिजेक्ट कर देते हो ना, तो आपका जो क्लाउड किचन होता है वो अगले 24 आवर्स के लिए बंद कर देता है ज़ोमैटो, एज़ अ पनिशमेंट, ठीक है? तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। थर्ड होता है कि कस्टमर नहीं मिला या कस्टमर का एड्रेस गलत था या कस्टमर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उस केस में आपने ऑर्डर तैयार किया, आपने ऑर्डर तैयार करने के बाद हमको रेडी मार्क करना होता है कि ऑर्डर हमारे साइड से तैयार हो चुका है, ठीक है? उसके बाद दूसरा काम होता है उसको हैंडओवर करना डिलीवरी पर्सन को, राइडर को। तो जैसे ही हम उसको देते हैं, वो पिक कर कि हमने पिक कर लिया है, वो क्लिक कर दे, मतलब वो प्रेस कर देते हैं बटन, वो शो कर देते हैं कि हाँ, हमने रिसीव कर लिया है, ऑर्डर जो है वो हम पिक कर चुके हैं। मैंने रेडी क्लिक किया, उन्होंने पिक किया। उसके बाद अगर वो कस्टमर तक पहुँचे, नहीं पहुँचे, कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया लेने को, एक्सेप्ट नहीं किया, या कस्टमर नहीं मिला, या एड्रेस नहीं मिला, या एड्रेस गलत था, या फ़ोन नहीं उठा रहा, वो जो भी है, या उसने दरवाज़े पे बोल दिया मुझे नहीं चाहिए, गलती से हो गया था ये ऑर्डर, मुझे नहीं चाहिए। उसमें मुझे मेरे पैसे मिलेंगे और कितने मिलेंगे? मिलेंगे मुझे सारे, लेकिन ज़ोमैटो का मैंने जो प्लान ले रखा होगा,
27% ले रखा है, तो उसमें 27% कट जाएगा, प्लस आपका कन्वीनियंट फ़ी कट जाएगी, प्लस आपका जो 27% कटा है ना, उसके ऊपर भी जीएसटी कटेगा। मतलब वो सब कुछ कटने के बाद ही आपको मिलेगा। मतलब अगर मेरा अभी मेरा एक ऑर्डर था दिवाली वाले दिन, 2 ऑर्डर मेरे ऐसे हुए थे। कस्टमर ने ऑर्डर किए और उसके बाद कस्टमर ने फ़ोन ही नहीं उठाया और दूसरा एड्रेस में था, एड्रेस ही गलत था। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे ₹100 का एक ऑर्डर था, उसमें मुझे मिले 66 रुपीज़। मतलब इतना डिडक्शन होता है ज़ोमैटो का, और ये हर ऑर्डर पर होता है। ऐसा नहीं कि मेरे बाकी ऑर्डर्स पे पैसे नहीं कटते हैं, नहीं, मेरे सारे ऑर्डर्स पे पैसे कटते हैं। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि कितना कटता है, कितना आपको मिलता है, क्या चार्जेस होते हैं, वो आप देख लेना। उसमें मैंने एग्ज़ाम्पल देकर समझाया था और आपको मैंने अपना एक एग्ज़ाम्पल दिया था। साथ में मैंने स्क्रीन पे वो कैलकुलेशन लिख दी थी कि कितना-कितना कटा है, कितना-कितना मिला है। प्राइस जब आप मेन्यू के सेट करो ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सेट करो कि कितना कितना आपका चार्ज कटता है, तो कितना आपको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली करो, ताकि आपका अगर प्रॉफ़िट ना हो तो कम से कम लॉस भी ना हो। तो बस आई गेस मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए होंगे और आपको हेल्प मिली होगी। और अब बज रहे हैं 4 से ज़्यादा हो रहा है, मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं, पता है आपको? 4:07 हो रहे हैं। अरे दिख जाओ, 4:07 हो रहे हैं और मेरी आँखें खुल नहीं रही हैं। मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों से बात कर रही हूँ और मुझे ये वीडियो एडिट भी करनी है अभी। तो बस आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, और अगर लगती है तो प्लीज़ एक फ़ेवर करना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके ना शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। क्या पता आप जैसा या मेरे जैसा कोई ऐसा हो जिसको क्लाउड किचन स्टार्ट करना हो, है ना? तो उनको हेल्प मिल जाएगी मेरी वीडियो से। तो गाइज़ अब मैं इस वीडियो का यहीं एंड कर रही हूँ। मिलूँगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।